बच्चों, मेरा नाम है विवेक शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एडी अकेडमी में लर्निंग विद एक्सीलेंस। तो बच्चों, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, तो एक्चुअली बीच में हमें प्रोबेबिलिटी पढ़ानी पड़ गई, पर अब हम स्टैटिस्टिक्स का वो पार्ट लेकर आए जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था। अब कई बच्चों के दिमाग में पहले ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ रहे हैं हम, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स जैसे चैप्टर जो बहुत छोटे हैं हम पहले क्यों पढ़ रहे हैं। बेटा, ये वो चैप्टर हैं जिनको जितना जल्दी आप समझ लेंगे उतना जल्दी आप इन पे प्रैक्टिस करेंगे, और आपको कोई भी क्वेश्चन रैंडमली भी पूछ लेता है तो आपके दिमाग में आंसर बन जाएगा, यहाँ से अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो स्टैटिस्टिक्स भी हम आपके लिए इसलिए पहले लेकर आ गए हैं ताकि स्टैटिस्टिक्स वो चैप्टर है जो कई बच्चे जो बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाए अभी तक 10th, वो इस चैप्टर को यदि यहां से भी स्टार्ट करते हैं और अपने कोर्स में अपने मार्क्स के लिए कुछ थोड़ा सा एफर्ट डालते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स वो चैप्टर है जो आपको बहुत जल्दी मार्क्स दिला देगा। 3-4 फॉर्मूले हैं, बहुत जल्दी रटिए, थोड़ी सी चीज समझिए और उसके बाद आपका आंसर आ गया। क्लियर? तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम स्टैटिस्टिक्स का पहला पार्ट, जिसमें हम मीन के बारे में बात करेंगे। बट जब भी आप स्टैटिस्टिक्स की बात करते हो तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि हम स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो देखो बच्चों, होता क्या है, जैसे आप किसी मैच को देख रहे हो, अभी इंडिया पाकिस्तान का है, किसी भी टीम मैच चल रहा हो, तो सबसे पहले लिखा आता है कि फलाना खिलाड़ी स्पिन को कैसे खेलता है, फलाना खिलाड़ी पेस को कैसे खेलता है ना। एक खिलाड़ी स्पिन को कैसे खेल रहा है, वही खिलाड़ी पेस को कैसे खेल रहा है। आज से पहले ये कोई बॉलर और बैट्समैन आमने सामने हुए तो कितनी बार कौन जीता, कितनी बार उनके विकेट गए, कितनी बार उन्होंने रन्स मारे, कितने रन्स मारे। और इवन कई बार जब खिलाड़ी शॉट मार के 50-100 कर लेते हैं अपने एक पूरे मैच में, तो आप देखते हो पूरा एक कवर एक ग्राफ टाइप बन के आ जाता है ना, कि यहां से इस तरह से शॉट गया, इतना ऊंचा गया, इस एरिया में इतने रन बनाए, इस एरिया में इतने रन बनाए। ये सब क्या है? ये सब कलेक्टिव डेटा है जिसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं, जिसके बिहाफ पर हम कई और छोटी छोटी जानकारियां निकालते हैं। और अच्छे से समझोगे यदि हम बात करें आपकी पॉलिटिक्स की, ठीक है, आपकी जब आपकी वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात होती है या आपकी जो कंट्री की पॉपुलेशन की बात होती है, तो 2011 के बाद 2021 में होनी थी, कोरोना के कारण नहीं हुई। तो अब जब भी ये पॉपुलेशन काउंट होगा तो उसके बाद आप देखोगे कि हर पॉलिटिकल पार्टी इनको एनालाइज करवाती है। एनालिस्ट होते हैं जो कि इन चीजों को, स्टैट्स को एनालाइज करते हैं कि किस एरिया में किस कास्ट का, किस रिलीजन का बंदा ज्यादा है, उसी हिसाब से वहां पर उनके एमएलएज या एमपीज खड़े किए जाते हैं। हाँ ना, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट यदि आपको देखा जाए तो ये छोटी चीजें ही बड़े इंपैक्ट क्रिएट करती हैं। क्लियर? जैसे किसी जगह पर आपके कोई ज्यादा गुंडागर्दी कर रहा है तो फिर क्या होता है, उस जगह पे ऐसा पुलिस वाला लगाया जाएगा जो कि इस तरह की गुंडागर्दी को कंट्रोल करने में वो कैपेबल हो। तो ये सब क्या है? डेटा को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो स्टैटिस्टिक्स हमें यही सिखाता है कि हम डेटा को कैसे एनालाइज करेंगे, डेटा से हमें क्या क्या निकाल सकते हैं। अभी पर्टिकुलरली हम जो बात कर रहे हैं, हम आपके 9th क्लास के ही 3 टॉपिक मीन, मॉड और मीडियन की बात करेंगे। ठीक है, हम मीन कैसे निकालते थे, 9th क्लास में कैसे निकाला और 10th क्लास में क्या चेंज आ जाएगा, आज के पूरे वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो, तो स्टैटिस्टिक्स में जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं नॉर्मली एवरेज की। एवरेज मतलब बीच की वैल्यू क्या होगी, या एवरेज बात किया जाए तो आप एवरेज कैसे समझते हो कि अप्रोक्सीमेटली हर किसी को कितने रुपए देने होंगे किसी चीज के लिए, या फिर इस तरह से कुछ भी। जैसे आपको 20 रुपए की बॉल खरीद के लानी, छोटे बचपन में हमारे साथ ये होता था। और कितने लोग खेलने वाले 10 लोग हैं, तो भैया सब 2-2 रुपए निकालो, सब 2-2 रुपए निकालो, तब जाके आपका बॉल आ जाएगी अपनी 20 रुपए की। अब ये बॉल रखेगा कौन? कोई नहीं। सब जब खिलाड़ी खेलने आएंगे तब ये बॉल यूज होगी, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है? ये एवरेज ही तो है ना। आप जैसे अभी हम कलेक्टिवली कहीं मूवी देखने जा रहे हैं मान लो, तो 10 लोग गए, 1000 रुपए टिकट आया टोटल ओवरऑल, तो कलेक्टिवली हमने 1000 रुपए दिए। बट अब हम क्या देख रहे हैं कि इंडिविजुअल पर्सन पे कितना रुपए आएगा। तो 1000 रुपए 10 लोगों ने 10 लोगों के टिकट के लिए गए, तो हम एवरेज निकालेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, और यहां से निकल के आएगा कि पर पर्सन का 100 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन होगा अपनी मूवी देखने में। भले टिकट 90 का था, पर कंट्रीब्यूशन 100 का क्यों होगा? क्योंकि नेट चार्जेस और कई चीजें कटी हैं, तो वो भी सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो बात समझ रहे हो कि आप एवरेज क्यों निकालते हो और एवरेज क्या होता है। ईच एंड एवरी पर्सन का जो कंट्रीब्यूशन होगा उसके बारे में बात हो जाती है। इसी तरीके से अलग अलग क्लास में भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे आपकी क्लास है, अब आपकी क्लास में पूछा जा रहा है कि एवरेज वेट क्या है आपकी क्लास का। हालांकि ऐसा कोई पूछता नहीं है, बट नॉर्मली मान लो एक क्वेश्चन की तरह से आपसे पूछ लिया गया कि आपकी क्लास का एवरेज वेट क्या है। तो अब एवरेज वेट निकालने के लिए क्या किया जाएगा बच्चों? हर इंडिविजुअल बच्चे का वेट कैलकुलेट किया जाएगा, उसका सम किया जाएगा, और फिर टोटल क्वांटिटीज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं उनसे डिवाइड किया जाएगा। यही गलत है, इसी को हम एवरेज बोलते थे, आगे चल के हम इसको मीन बोलने लगे। अब एवरेज क्लास, उसी क्लास का एवरेज हाइट पूछ ली गई है। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर हर बच्चे की हाइट कैलकुलेट नहीं करेंगे। यहां पर हम क्या करते हैं, थोड़ी स्मार्टनेस दिखाते हैं। हम क्या करते हैं, हर बच्चे को लाइन से खड़ा कर दिया बाय हाइट, जैसा हम असेंबली में करते हैं, और फिर उनमें से जो बीच का बच्चा उसको पकड़ लेते हैं। ये हो जाता है हमारा मीडियन। याद करो, यही करते हैं। मीडियन में आपको क्या बोलते हैं कि जितना भी डेटा आपके पास है उसको एक ऑर्डर में अरेंज कीजिए और उनमें से मिड वाली वैल्यू को पिक कर लीजिए। ठीक है, तो अब इस तरीके से तो मिड वैल्यू निकाल के भी हम मीडियन निकाल लेते हैं। अच्छा, आपने एक और चीज 9th क्लास में सीखी थी जो थी मोड। अब मोड क्या होती है, ध्यान से देखो। यदि किसी क्लास के एवरेज मार्क्स की बात की जाए तो क्या करते हैं, टीचर्स देखते हैं कि भैया 0 से लेकर 10 मार्क्स का एक एवरेज टेस्ट लिया गया, इसमें 7 नंबर के 40 स्टूडेंट टोटल क्लास में थे और 12 बच्चे सबसे ज्यादा 7 नंबर लेकर आए, तो यही आपका क्या हो जाता है, मोड हो जाता है। ये भी एक तरह का एवरेज ही है। तो अलग अलग क्वांटिटीज के बेस पर हम अलग अलग तरीके से निकालते हैं। तो ये जो होता है, ये 3 तरीके से हम सीखते हैं एवरेज निकालना। और यहां पर जब हम एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज की बात करने पर हमें 3 तरीके पता चलते हैं। एक पता चलता है हमें मीन, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मीडियन, जिसमें हम मिड वैल्यू को पिक करते हैं। और लास्ट होता है मोड, सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो रहा है वही एवरेज हो जाता है। अब आप कहोगे सर इन 3 तरीकों से हमने जो देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या क्या है, तो नॉर्मली बेटा इसमें एवरी वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हम सबको ये ऐड करते हैं। मीडियन में हम अरेंज करते हैं। ये जो होता है ना मीन, ये क्या होता है, वैल्यू बेस्ड होता है, और ये दोनों होता है पोजीशन बेस्ड। इसको मैं सिंपली बोलूं तो ये पोजीशन बेस्ड होते हैं। अब आप कहोगे पोजीशन बेस्ड क्यों, देखो मीडियन में हम क्या करें, बीच का वैल्यू पिक करें। अब भले होगा क्या, एक क्लास में 1 से लेकर 10 नंबर तक के बच्चे आ रहे हैं, तो हमारा एवरेज वो होगा जो 5वें और 6ठे नंबर पर होगा। यही हुआ, तो ये पोजीशन बेस्ड है। हम मार्क्स नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं 5वें और 6ठे पोजीशन पे क्या होगा, हम उससे रिलेटेड बात कर देंगे। ये हो जाता है हमारा मीडियन। और मोड में हम क्या करते हैं कि भैया जिस बच्चे के 7 नंबर वाले 12 बच्चे आए थे तो यही मोड है। ये भी एक तरह का एवरेज है। तो ये पोजीशन बेस्ड है, कितने ज्यादा आ रहे हैं, किस पोजीशन पे आ रहे हैं, बस ये हो गया खत्म। 9th क्लास में आप ऐसे ही मीडियन निकालते थे, मोड निकालते थे और मीन निकालते थे। आज हम आपको थोड़ा थोड़ा वो भी रिवाइज करवा देंगे और आपको इस बार का जो आपको इस साल फॉर्मूला अप्लाई करने हैं वो भी सिखा देंगे। ठीक है, चलो तो अब बात समझ गए, ये वैल्यू बेस्ड होता है और ये पोजीशन बेस्ड होता है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। तो पहला हम बात करते हैं मीन की। अब जब हम मीन की बात करेंगे तो मीन जो इस साल आपको सीखना है, उस मीन के लिए आपके पास 3 मेथड्स, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है आपका अज्यूम मीन मेथड, अज्यूम मीन मेथड, और एक आएगा आपका स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन। अब आप कहोगे सर इन तीनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है। डायरेक्ट मेथड हम किसी भी सिंपल डेटा के लिए लगा लेते हैं, पर यदि डेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो हम अज्यूम मीन के लिए लगा लेते हैं, अज्यूम मीन लगा लेते हैं। और यदि एक्चुअली थोड़ा डेटा और कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, अज्यूम मीन से भी वो थोड़ा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो हम स्टेप डेविएशन की तरफ चले जाते हैं। यहां से फायदा क्या होता है, इन तीनों तरीकों से हमें हमारा एवरेज निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, अब 9th क्लास में, अच्छा सर आप ये भी तो बोल सकते हो बच्चा कि सर 9th क्लास में सीख चुके हम ये सारी चीजें, तो 10th क्लास में क्यों सीख रहे हैं। तो बेटा ध्यान करो कि आपने 9th क्लास में कुछ ऐसी चीजों के लिए सीखा था, ये x होता था, ये f होता था, और आप इस तरह के डेटास के लिए सीख रहे थे। 2, 3, 4, 5, 6 और इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, जैसे 2, 5, 8, 3, 1, ऐसा कुछ भी फ्रीक्वेंसी। मैं रैंडम क्वेश्चन बताता हूँ। तो अब आप ये इन वाले क्वेश्चंस के लिए तो 9th क्लास में सीख के आ चुके हो, पर क्या हो यदि आपका ये x जो है आपके एक क्लास के फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा हूं, और इस तरह से हो कि यहां पर ग्रुप आ गया हो, 0 से 10 मार्क्स वाले 2 बच्चे हैं, 10 से 20 मार्क्स वाले 5 बच्चे हैं, 20 से 30 मार्क्स वाले 8 बच्चे हैं, 30 से 40 मार्क्स वाले 3 बच्चे हैं, और 40 से 50 मार्क्स वाले 1 बच्चा है। तो अब इसका मीन कैसे निकाला जाएगा, इसका मीडियन कैसे निकाला जाएगा, इसका मोड कैसे निकाला जाएगा, यही सब हमें इस साल सीखना, और इसी के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आएंगे। कुछ और भी अच्छे तरह के क्वेश्चंस हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको सिखाते रहेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम आज बात करेंगे इस मीन के तीनों मेथड्स की। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। वो कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 10। फैक्टर्स ऑफ 10 क्या होता है। अब देखो यहां पर भी एक अच्छी जानकारी कि फैक्टर क्या होता है।
फैक्टर का मतलब होता है कि गिवन नंबर किन किन इससे छोटे नंबर या इसके बराबर नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो 10 किन किन नंबर से डिवाइड होता है? 10 इज डिविजिबल बाय 1, 2, 5 एंड 10। इन सब नंबरों से 10 डिविजिबल है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं आ सकता जिससे 10 डिविजिबल हो जाए। अब आप कहोगे सर डिवाइड तो 20 से भी होता है, 30 से भी होता है। बेटा होता है, पर डेसिमल वाली बात नहीं की जाती। डिविजिबल होने का मतलब है कि आपका जो आंसर आ रहा है, जो आपका क्वोशिएंट है, दैट शुड बी इन द होल नंबर फॉर्म। क्लियर? होल नंबर में होना चाहिए, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, ऐसे डेसिमल की बात नहीं करते। तो डिविजिबिलिटी के हिसाब से 10 जो है 1, 2, 5 और 10 से डिवाइड हो रहा है। तो क्वेश्चन का आ गया है कि इसका मीन बताओ, इसके जो फैक्टर्स हैं उनका मीन बताओ। तो जब मीन की बात आती है तो नॉर्मली आप जो फॉर्मूला पढ़ते थे आए थे वो था समीशन ऑफ xi अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। याद है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 1 + 2 + 5 + 10 डिवाइड बाय 4। 10, 15, 17, 18. 18 divided by 4 become 4.5 और ये आपके 10 के फैक्टर्स का एवरेज हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये वैसे तो नॉर्मली आपके कहां पूछा जाता है? आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि यार एक्चुअली एवरेज आ रहा था पर हमने डेटा गलत पढ़ लिया। बट चलो ठीक है, फिर भी हम सीख लेते हैं। वैसे आपके इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आ जाए तो क्या करना है, ध्यान से सुनो। द मीन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय 100 स्टूडेंट वाज फाउंड टू बी 40। एक क्लास के 100 स्टूडेंट्स का जो एवरेज स्कोर था वो 40 था। मतलब सबका 40 नहीं था, किसी का 37 भी था और किसी का 43 भी था, 37 और 43। तो इस तरह से सबका मिला मिलू के जो एवरेज आया वो 40 आया। बट बाद में देखा गया, later on it was discovered that a score of 53 was misread as 83। मतलब था 53, पता नहीं कौन सा था मास्टर, उसने उसको 53 की जगह क्या पढ़ लिया? 83 पढ़ लिया। तो मार्क्स सम में ज्यादा हो गया होगा, सम ज्यादा हो गया होगा, 100 से डिवाइड किया होगा तो एवरेज भी ज्यादा आ गया होगा। इसका मतलब यदि छोटा कर दिया गया है डेटा तो एवरेज भी छोटा हो जाना चाहिए। तो अब एवरेज, करेक्ट एवरेज आपसे पूछ रहा है, करेक्ट मीन आपसे पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, मैं यदि गलती से एवरेज बोल भी दूं तो ध्यान से रख लेना कि हम मीन, मोड, मीडियन की ही बात करें। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे मीन की बात की गई है तो हम मीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ है देखो ध्यान से। पहले यदि हम बात करें तो एवरेज या मीन की जो बात करते हैं, मीन कैसे निकाला गया था? मीन निकाला गया था समीशन ऑफ xi अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। समीशन ऑफ xi मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन से। अब इस बिहाफ पर मीन कितना आया था हमारा? 40 आ रहा था। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमें नहीं पता है, बट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो 100 थी, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स की बात की गई थी। तो समेशन ऑफ xi कितना आएगा? यदि हम समझे तो सिंपल मैथ्स की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 × 40 हो जाएगा और यहां पर हमारा 4000। मतलब उस पूरी क्लास के 100 बच्चों का जो मार्क्स थे ओवरऑल वो मिला के कितने आ गए थे? 4000 आ रहे थे। बट ये गलत था, ये जो सम किया गया था ये गलत था। इसमें एक नंबर जो 53 था उसकी जगह 83 रीड कर लिया गया था। तो अब यदि हम आगे चले तो इसको करेक्ट मीन के लिए क्या करना होगा? करेक्ट मीन के लिए हमें क्या करना होगा? समेशन ऑफ xi जो है वो करेक्ट वाला लेना होगा। यस और नो? करेक्ट लेना होगा। अब करेक्ट कैसे लेंगे? तो समेशन ऑफ xi यदि हम करेक्ट वाले की बात करें, सी की, करेक्ट वाले की, तो 4000 सम हो रहा था पर इसमें हमने गलत लिख दिया था 83। कम करना पड़ेगा और उसकी जगह सही वाला लिखना पड़ेगा। तो कितना आएगा? 53। तो इसका मतलब कितना हुआ? 4000 माइनस 30। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? 3970। तो एक्चुअली जो करेक्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए थी वो 3970 के बिहाफ पे होनी चाहिए थी। सो करेक्ट मीन की बात यदि हम करें, ठीक है, करेक्ट मीन की हम यदि बात करें तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? समेशन ऑफ xi, यहां पर करेक्ट की बात चल रही है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और करेक्ट जो समेशन आया है वो आया 3970 और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी भी 100 है, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों? आपका 39.7। ठीक है, तो ये एक्चुअली उस क्लास का करेक्ट एवरेज आया है, करेक्ट मीन आया है। क्लियर? बात समझ में आई कैसे करना था? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये आपके प्रीवियस क्लासेस की तरह ही है, 9th क्लास का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आप कहोगे सर 9th क्लास क्यों पढ़ा रहे हो?
बेटा किसी भी क्लास में जब आप नई चीज सीखते हो तो उससे पहले आपको पुरानी क्लासेस को रिवाइज कर लेना चाहिए। क्लियर? तो अब हम यहाँ पर 9th क्लास का ये सवाल करने बैठे हैं जहां पर हमारी मिसिंग क्वांटिटी है पी, मतलब एक डेटा है वो मिसिंग है। तो आप में से कई बच्चे चिल्ला के कह सकते हैं अरे सर क्या बात कर रही है, तो मैं वैसे करेक्ट कर दूंगा, ये सेम गैप पे होते हैं। तो देखो 5 से 8 में 3 का गैप आया, 8 से 10 में 2 का गैप आया और यहीं पर बच्चा फेल हो गया। फेल हो गया मतलब जो जवाब देना चाहता है वो गलत हो गया। क्यों? बेटा यदि सवाल पूछा गया है तो कुछ तो सामने वाले ने भी लॉजिक लगाया होगा। जरूरी थोड़ी कि आप जो लॉजिक लगा रहे हो वो उतना नहीं सोच सकता। सवाल बनाने वाला आपसे थोड़ा तो ज्यादा जानकार है, तो उसने भी तो यही काम करा होगा। उसने कहा ऐसा करो, बच्चा ये भी तो दिमाग लगा सकता है कि 5 8 11 होगा, 11 के बाद 14 कर देते हैं तो ऐसे 17 आ जाएगा, पर नहीं, उसने इस चीज को पहले ही क्लियर कर दिया कि देखो गैप मेंटेन नहीं है, यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 2 का है, फिर यहाँ 2 का है, अब यहाँ कोई और गैप है, यहाँ कोई और गैप होगा और उसके बाद यहाँ 5 का गैप आ रहा है। तो 3 भी है, 2 भी है, 5 भी है, तो एक्चुअली ये कंटिन्यूअस नहीं चल रहे हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। तो डिस्क्रीट वैल्यूज के हिसाब से आप वो वाला लॉजिक नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अब इस सवाल को कैसे करेंगे? तो यहां पर नॉर्मली क्वेश्चन के हिसाब से उसने आपको मीन दिया हुआ है कि मीन इज 12.58। मीन दे रखा है मतलब सवाल में मीन की ही बात कर रहा है। तो मीन क्या कहता है? अब मीन का हम दूसरा फॉर्मूला पढ़ेंगे जो कि हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। एक आप पढ़ चुके हैं समीशन ऑफ xi अपॉन n, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब दूसरा फॉर्मूला हम पढ़ते हैं समीशन ऑफ fi xi अपॉन समीशन ऑफ fi। अब ये n और fi, समीशन ऑफ fi बात सेम होती है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन समीशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही कहते हैं। अब आप कहोगे सर फिर इसमें और इसमें अंतर क्या? कुछ भी अंतर नहीं है बेटा। देखो जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाते थे तो आपको क्या लिखा होता था? 1 2 5 और 10। लास्ट क्वेश्चन के हिसाब से हम ये सब लिख रहे थे। अब मान लो क्वेश्चन में यही डेटा कुछ इस तरह से होता है, 1 2 5 10, 1 5 10, 1 2 5, 1 5, 1 2 3, 1 2 10, ऐसे कुछ आ जाता। अब आप इन सबको जोड़ना ज्यादा आसान समझोगे या मैं इसका ग्रुपिंग कर दूं कि भैया मेरे पास 4 नंबर की बात हो रही है, 1 2 5 और 10 की। 1 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5, तो 1 आया है 5 टाइम, 2 आया है 1 2 3 टाइम्स, 5 कितनी बार आया? 1 2 3 4 टाइम्स, और 10 कितनी बार आया मेरा? 1 2 3 टाइम्स। तो मेरे को इनको मल्टीप्लाई करके आसान होगा ना, 1 into 5 5, 2 into 3 मतलब 2 3 बार आया तो उनका सम कितना हो जाएगा? 6, 5 4 टाइम्स आया मतलब उनका सम 20, और 10 3 टाइम्स आया मतलब उनका सम 30। तो मैं ऐसे जोड़ूंगा तो भी सम वही आएगा, ऐसे जोड़ूंगा तो भी सम वही आएगा। 5 6 11 और ये 50 हो गया तो 61। आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, ये भी 61 आ रहा है। तो अब आपको ये बात समझनी है कि इस वाले फॉर्मूले के लिए डेटा डिस्क्रीट वैल्यू तो थी बट बिखरा हुआ था, उसको किसी ने पेयर्ड कर दिया। टेली मार्किंग जो हम सीखते हैं 9th क्लास में, वैसे उसको टेली मार्किंग करके थोड़ा सा अरेंज कर दिया। इससे ये हुआ कि हमारा कोई नंबर कितनी बार आ रहा था उसकी डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पता लग गई। फायदा, अब एक को हमें 10 बार जोड़ना नहीं पड़ेगा, एक को हम 1 into 10 कर देंगे, डायरेक्ट 10 हो जाएगा उसका सम। 2 यदि 15 बार आ रहा था तो 2 + 2 + 2 + 15 करने की जरूरत नहीं है, हम 2 into 15 कर देंगे, उन सारे 15 2s का सम 30 हो जाता है। समझ में आया? तो प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आ रहा था? तो इसलिए क्वेश्चन का तरीका बदलते ही हमारे सवाल का जो फॉर्मूला है वो भी बदल जाता है आंसर देने के हिसाब से। क्लियर? तो अब हम यही चीज सीखते हैं कि यहां पर यदि हम मीन की बात करेंगे तो मीन के लिए हमें जो फॉर्मूला पढ़ना है वो है समीशन ऑफ fi xi अपॉन समीशन ऑफ fi। क्लियर? चलो अब यदि हम इस फॉर्मूले की बात करें, ठीक है, तो हमें चाहिए समीशन ऑफ fi xi। अब ये क्या है? इसका मतलब है fi xi को आपस में मल्टीप्लाई करो। i का मतलब क्या है सर? कि पर्टिकुलर आप f यदि फर्स्ट डेटा का ले रहे हो तो उसका ही x लेना। fi xi का मतलब क्या होता है? फर्स्ट डेटा के ही उसकी फ्रीक्वेंसी को उसी के डिस्क्रीट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ x और f तो ये रहा, तो i का मतलब हुआ कि ये फर्स्ट क्वांटिटी के लिए फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को सेकंड से करना है। तो चलो मैथ्स करते हैं और हम निकाल लेते हैं fi xi। तो यदि हम समझें तो हमें इसको इस तरह से करने के लिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10। 8 को करना होगा 5 से, तो कितना आ जाएगा? 40।
10 को 8 से करना होगा तो 80 बन जाएगा, 12 को 22 से करना होगा तो अब मुझे टेबल नहीं आती, डायरेक्ट तो नहीं आती, तो अब ऐसे करेंगे 12 2 जा 24, 2 कैरी, 12 2 जा 24 और 26, P इंटू 7 बिकम P7 या 7P, जो आपको सही लगे, P7 या 7P। 20 इंटू 4 बिकम्स 80 एंड 25 इंटू 2 बिकम्स 50। तो अब यहां पर हमें करना है इन सबका सम। यदि हम इसको बॉक्स में डिवाइड कर दें पैक, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अच्छा, पहली बात मुझे हर बच्चा ये बता दे, क्या ये 7P इनमें से किसी भी क्वांटिटी से ऐड हो सकता है? नहीं हो सकता। ये हम अलजेब्रा में सीख के आते हैं 8th क्लास में कि कौन सी लाइक टर्म्स होती है, कौन सी अनलाइक टर्म्स होती है। तो ये सारी लाइक टर्म्स है, ये अकेली अनलाइक टर्म है, तो इसको हमें अलग रखना है। तो हम क्या करते हैं, सम करते वक्त 7P को तो कर देते हैं अलग और बाकी सबको जोड़ते हैं। तो अब ध्यान से देखो, सबके पीछे 0 0 4 8 0 0 0, तो क्या आ जाएगा 4। अच्छा, कई बच्चे कहेंगे सर हमें से जोड़ना नहीं आता, तो बच्चों सीखो, तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा कि आपको डायरेक्ट ऐसे सम कैसे करेंगे। हम कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, हम इनको लाइन में सीधा खड़ा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही जोड़ देंगे। तो सबके यूनिट प्लेसेस को हम जोड़ देते हैं 0 0 4 0 0 0, तो सबके यूनिट प्लेसेस पे 0 है, एक को छोड़ के, तो सम हो जाएगा 4। अब हम 10th प्लेस को जोड़ने आते हैं, तो 5 + 8 13, 13 + 6 कितना हो जाता है, 13 + 6 19, 19 + 8 19 + 8 27, 27 + 4 31, 31 + 1 32, तो ये 2 हो जाएगा और 3 कैरी हो जाएगा। अब 3 100 प्लेस पे जाएगा, यहां कोई 100 प्लेस नहीं, यहां कोई 100 प्लेस नहीं, यहां 3 के साथ है 100 प्लेस, तो 3 + 2 5, तो एक्चुअली इसका सम हो जाएगा 524। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले के हिसाब से समीशन ऑफ Fi Xi कितना आ गया है, 524 + 7P। क्लियर? अच्छा, समीशन ऑफ Fi निकालने का मतलब होता है कि F फ्रीक्वेंसीज कितनी, मतलब डेटा कितना था आपके पास। ये तो डेटा की वैल्यूज थी, 5 कितनी बार आया था, 2 बार, 8 5 बार, तो ऐसे कितने डेटा है, तो इन सबको भी सम कर दीजिए। 2 + 5 7, 7 + 8 15, 15 + 22 कितना हो जाएगा 37, 37 + 7 44, 44 + 4 48 + 2 50। तो समीशन ऑफ Fi की यदि हम बात करें तो ये आ जाता है हमारा 50, तो यहां पर कितना आ जाएगा 50। ठीक है, तो अब मीन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंप्लीफाई, और मीन हमें कितना दे रखा है ये भी हमें पता होना चाहिए, 12.58। ठीक है, तो मीन की वैल्यू रख दोगे आप 12.58 और समीशन ऑफ Fi Xi की वैल्यू 524 + 7P और नीचे आ जाएगा 50। अब मुझे लगता है जिसको मैथ्स आती है उसको पता है कि अगली स्टेप क्या होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई के अलावा आप यहाँ कुछ कर नहीं सकते, तो कर दीजिए 12.58 मल्टीप्लाई विथ 50, और ऐसा करने के लिए पॉइंट हटाते नीचे कितना आ जाएगा 100, तो 50 से 100 कट जाएगा 2 टाइम और 2 से ये कटेगा 629। तो अब यहां पर क्या आया है 629 = 524 + 7P। अब सिंपल मैथ्स कहती है इसको इधर भेज दो, तो 629 - 524 = 7P, 105 = 7P, और P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो P कितना था 15। और वो बच्चा जो कह रहा था सर मैं देख लो सही मैं बता रहा था 15 17 आ रहा होगा, तो देखो नहीं आ रहा, कितना आ रहा है 15 आ रहा है। 3 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप, 5 का गैप, 5 का गैप, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, तो यहां पर वो वाला दिमाग मत चलाना। ठीक है, चलो, तो सवाल समझ में आया। ये था हमारे 9th क्लास के फॉर्मूले। क्लियर? पर्टिकुलर ये क्वेश्चन आ जाता है हमारे 10th क्लास के फॉर्मूले के हिसाब से। मतलब अब हम पढ़ेंगे कि यदि गलती से हमारा x ना देकर क्लास मार्क दे दिया है, मार्क्स दे दिए हैं, एक ग्रुप में दे दिया है, तो अब हम क्या करेंगे। तो पहले तो यहां से हम छोटी छोटी जानकारियां समेट लेते हैं। ठीक है, जो छोटी छोटी बेसिक इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए वो सीख लेते हैं। क्या कह रहा है ध्यान से सुनो। यहां पर आपसे 2-3 छोटी छोटी बातें पूछ लेता है। पहली बात, इसको क्या कहते हैं, ये जो 10 है, ये जो 20 है, ये जो 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70, ये सब क्या है, ये कहलाते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट, क्योंकि ये इस ग्रुप की लोअर लिमिट हो जाती है। और अब ये पीछे वाले 20, 30, 40,
50, 60, 70, 80 की हम बात करें तो ये सब क्या हो जाती है, ये हो जाती है अपर लिमिट। क्या हो जाती है? अपर लिमिट। अरे सर ये क्या सिखा रहे हो, ये छोटी छोटी चीजें। तो बेटा ये चीजें ही अब आगे कन्वर्ट करेंगी हमारे इस ग्रुप से। हम कुछ नहीं कर सकते, हमें क्या करना है, हमें इस मार्क्स वाले इस ग्रुप को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सआई में, अदरवाइज सवाल नहीं हो सकता। जो लास्ट क्वेश्चन में हमने करा वही डायरेक्ट मेथड था, पर उस डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करने के लिए भी हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी होनी चाहिए, वो हमारी एक्स फ्रीक्वेंसी सही, सॉरी हमारी जो एक्सआई है वो कैसी होनी चाहिए, ग्रुप्ड नहीं होनी चाहिए, हमारी एक नंबर होनी चाहिए। तो यहां पर हम वही सीखेंगे कि ग्रुप को एक्सआई में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो उसके लिए ये दो टर्म्स आपको समझ में आनी चाहिए कि लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है। तो अब इस बात से हम निकालते हैं हमारी क्लास मार्क। क्या निकालेंगे? क्लास मार्क। अब आप कहोगे सर ये क्या मार्क्स की बात कर रहा है इसलिए मार्क लिखा? नहीं, इसको क्लास मार्क ही बोला जाता है। ठीक है, एक्सआई को क्या बोला जाता है? क्लास मार्क। तो क्लास मार्क निकालने का तरीका होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो यहां से आपको सबसे पहले एक्सआई निकालना पड़ेगा कभी भी मीन की बात करें तो ग्रुप वाले क्वेश्चन में। तो चलो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। तो कैसे निकालते हैं आप ध्यान से देखो। अब हमें एक्सआई यदि निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम वो जो कैलकुलेशन है उसको करना स्टार्ट करेंगे। आपको किसी भी बच्चे को क्वेश्चन में ये नहीं दिखाना है, ज्यादा से ज्यादा आप एक क्वेश्चन एक पार्ट के लिए कर सकते हो, सबके लिए नहीं दिखाना है। डायरेक्ट आप लिख सकते हो, बस एक के लिए दिखा देना कि 10 + 20 डिवाइड बाय 2 बिकम 15। बात समझ में आई कि आपको एक के लिए करना, उसके बाद आप ग्रुप में डाल सकते हो इसका डायरेक्ट। अब ध्यान से देखना, यदि आपका ग्रुप कंटिन्यूअस है, सेम गैप में ही चल रहा है, तो यहाँ 10 का गैप है तो अगले वाले से इसमें भी 10 का ही गैप आएगा। नहीं मानते हो तो 30 + 20 50 हो जाता है, और 50 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 25 आता है। यहां पे भी जोड़ लो, 70/2 करने पर 35 आता है, जो कि 25 से 10 ही एक्स्ट्रा है। तो यदि ग्रुप कंटिन्यूअस है तो जितना इनका गैप है वही गैप यहां मेंटेन रहता है। तो यहां एक्चुअली आप 45 आएगा, यहाँ 55, यहाँ 65 और यहाँ 75 आएगा। बात समझ में आई कि हमने क्लास मार्क कैसे निकाले? ये क्लास मार्क का क्वेश्चन कई बार आ जाता है छोटी छोटी, की क्लास मार्क क्या होता है, रेंज क्या होता है। रेंज जैसे वर्ड्स हम लास्ट लेक्चर में सीखेंगे, जहां हम बेसिक छोटी छोटी जानकारी सारी कलेक्ट कर लेंगे, जो अभी जरूरी नहीं है कि हमारे क्वेश्चन में आए, तो पढ़ाएंगे हम जरूर, पर अभी जो हमारे काम की है वो सारी हम बात कर लेते हैं। तो हमने क्लास मार्क की बात कर ली, अपर लिमिट लोअर लिमिट की हमने सबकी बात कर ली। चलो अब इससे क्वेश्चन कैसे होगा, तो बेटा अब मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को नहीं पता होगा कि क्वेश्चन कैसे होगा। ध्यान से देखो, आपके पास एक्सआई है, एफआई है, आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या लगाना है, यदि यहां से हम मीन की बात करें तो हम मीन की बात करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे समीशन ऑफ एक्सआई एफआई अपॉन समीशन ऑफ एफआई। और ये क्वेश्चन मैं बच्चों के लिए यहीं छोड़ देता हूं। इसी क्वेश्चन में जो फॉर्मूला हमने लिखा है इसी को हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर हर क्वेश्चन इससे हो जाता है तो फिर हम बाकी मेथड्स क्यों पढ़े। कई बार क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा है, जैसे 15 × 6, 25 × 8, 35 × 13, 45 × 7, कई बार ये कैलकुलेशन बड़ी हो रही होगी। ठीक है, 65 × 2, चलो यहाँ डेटा छोटा है, 75 को 1 से ही करना है, मान लो वहां 13 होता, यहाँ 12 होता, यहाँ 23 होता, फिर क्या करते, ना तो हमें 55 की टेबल ढंग से आती, ना हमें 23 की टेबल आती। तो इन्हीं चीजों की कॉम्प्लिकेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने और भी मेथड्स बनाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इसका आंसर आपको निकालना है और फिर मुझे बताना है। क्लियर? चलो अब आते हैं हम अज्यूम मीन मेथड पर। अब अज्यूम मीन मेथड जो होता है वो नॉर्मली इस वाले क्वेश्चन में भी समझाया जा सकता था, क्योंकि यहां भी ग्रुप में ये वाली चीजें कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अज्यूम मीन क्या होता है वो भी हम बात करते हैं, बट इस क्वेश्चन में पहली बात समझ लो कि यहाँ पर वैल्यूज कंटिन्यूअस नहीं है, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 5, 3, 5, इस तरह से अलग अलग गैप है। तो इससे हालांकि अज्यूम मीन पे फर्क नहीं पड़ता, पर इस सवाल के तरीके से फिर डेविएशन वाला स्टेप नहीं हो सकती। डेविएशन के लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं, तो उनमें से ये है कि आपका जो ग्रुप है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो ये डिस्क्रीट वैल्यूज है। तो इसलिए हम यहाँ पर अज्यूम मीन ही सीखेंगे, स्टेप डेविएशन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखते हैं। तो अज्यूम मीन क्या कहता है, ध्यान से देखो बच्चा,
नॉर्मली जब आप इंडिया पाकिस्तान या किसी भी मैच को देख रहे होते हो, जैसे फुटबॉल मैच को देख रहे हो या क्रिकेट मैच को देख रहे हो, तो फुटबॉल मैच में आप अज्यूम कर लेते हो कि यार दोनों टीमें है ना, अच्छा स्कोर है, ग्राउंड ऐसा है, ये है, फलाना ढिमकाना कंडीशंस है, तो अर्जेंटीना जीतेगी 3-2 से, ठीक है, अर्जेंटीना जीतेगी ब्राजील से 3-2 से। तो ये आपने अज्यूम कर लिया। फिर फाइनली यदि आप वहां तक पहुंचे तो बहुत अच्छा, टीम वहां तक 3-2 से जीत गई अर्जेंटीना, तो बहुत अच्छा। अदरवाइज छोटा मोटा चेंज हो सकता है, मैच 3-2 की जगह 2-3 हो सकता है और अर्जेंटीना की जगह ब्राजील जीत सकती है, हाँ है ना। अब उस हिसाब से, अब ये तो चीज हुई अज्यूम करने वाली। यदि हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो आप अपनी क्लास में खड़े हुए हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, और आपने अपने क्लास के हर बच्चे को देख रखा है, तो आपसे एवरेज वेट पूछा गया कि यार एवरेज वेट क्या है आपकी क्लास का, तो आपने कहा यार जो मुझे नजर आ रहा है उस हिसाब से मेरी क्लास का एवरेज वेट 45 होना चाहिए। फिर डेटा कलेक्ट किया गया, वो निकाला गया, तो हो सकता है आपका 45 जो था एक्चुअली वो थोड़ा सा ज्यादा अज्यूम कर लिया था, वो 44 हो सकता है या 46 हो सकता है। तो अज्यूम का मतलब होता है कि आप कुछ डेटाज ऑब्जर्व करके बात बता देते हो कि यार इतना हो सकता है। यही मेथड कहलाता है अज्यूम मीन मेथड। अब क्या होगा, यहां पर वैसे तो ग्रुप देना चाहिए था, पर ग्रुप नहीं भी दिया है, तो हम ये क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि 15 5 टाइम आया, 28 टाइम आया, 22 11 टाइम आया, 24 20 टाइम्स, 25 23 टाइम्स, 30 जो है 18 टाइम्स आया है, 33 आपका 13 टाइम्स है, 38 2 टाइम्स है। तो देखकर मुझे लग रहा है कि यार इनमें सबसे ज्यादा बार ये 25 आ रहा है, तो एवरेज इसके आसपास होना चाहिए, क्योंकि बाकी डेटा भले ही बड़ा हो पर कम टाइम अपीयर हुआ है, ये डेटा छोटा है और कम ही टाइम अपीयर हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि ये डेटा जो सबसे ज्यादा बार अपीयर हुआ है ना, इसके आसपास ही होगा आंसर। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरा जो इस क्वेश्चन का एवरेज था वो कितना आ रहा है, 25, ठीक है। तो xi आपको दे रखा है, इसके बाद आप अज्यूम करते हो कि अज्यूम मीन है ना, जो आप अज्यूम कर रहे हो कि आपका अज्यूम मीन क्या होगा, तो वो आपने 25 अज्यूम कर लिया है। कितना कर लिया है, 25 आपने अज्यूम कर लिया है, ठीक है। चलो, तो अब इससे क्या होगा, इससे आप कहोगे कि कौन सा डाटा कितना आगे पीछे है वो चेक कर लेते हैं। तो अज्यूम मीन को दिखाने का तरीका होता है DI। क्या होता है, DI, इसको हम क्या बोलते हैं, DI। और DI से अब आपको देखना है कि हर डाटा कितना आगे पीछे हो रखा है। तो DI से जब हम बात करते हैं तो DI के हिसाब से हमें जो चीज निकालनी होती है वो हो जाती है, उसमें हम DI की बात करेंगे तो DI हमारा क्या होगा, xi माइनस a, ठीक है, xi माइनस a क्या होगा, xi माइनस a, मतलब डेटा से हमारा डेटा जो अज्यूम है वो कितना आगे या पीछे है। तो 15 जो है 25 से 10 छोटा है, तो 15 माइनस 25 माइनस 10। अब बच्चा कह सकता है सर हम ये चीज भूल जाए कि xi माइनस a करना है कि a माइनस xi, मैं भी भूल गया था। कुछ नहीं है बच्चा, बस इतना सा ध्यान रखो कि यदि आपने मिड की कोई वैल्यू ली है तो पहले आपकी वैल्यूज नेगेटिव रहनी चाहिए, इतना सा दिमाग याद रखा करो, ठीक है। हालांकि उससे फर्क तो फिर भी नहीं पड़ता, बट फिर भी आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि आगे की वैल्यूज नेगेटिव आती है, बीच की वैल्यू 0 हो जाती है और फिर पीछे की वैल्यूज पॉजिटिव होती है, क्लियर। तो इस हिसाब से xi माइनस a करोगे तो पहला डेटा नेगेटिव आ जाएगा, वही आपको श्योर कर देगा कि आप सही कर रहे हो। अब 20 माइनस 25 मतलब -5, फिर 25 माइनस 22 माइनस 3, -1 0 5 8 और ये कितना हो जाएगा आपका 30, क्लियर। तो अज्यूम मीन के लिए आपने ये सारा डेटा कलेक्ट कर लिया, इसको कहते हैं DI। अब DI के बाद जो काम करना है वो होता है DI-FI। DI-FI मतलब एक स्टेप के बाद आपको यही मल्टीप्लाई करना है जो आप पहले करके आ रहे थे, बस पहली बार आपने xi को कर लिया था और अब ये जो DI लिख रहा है ना, ये आपका न्यू xi है। इसको यदि बोलना चाहो तो आप न्यू xi भी बोल सकते हो, ठीक है, ये न्यू xi है। तो यहां पर ये जो डेविएशन है उसके हिसाब से बात कर रहा है, तो हम क्या करते हैं कि डेविएशन को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो चेंज हुआ है वो -50 का हो रहा है, फिर 8 को 5 से करा तो -40 हो रहा है, 11 को -3 से करा तो -33 हो रहा है, 20 को -1 से करा तो -20 हो रहा है, 23 को 0 से करोगे तो 0। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इसमें 25 को अज्यूम करने का, क्योंकि इसमें से 23 की टेबल मान लो मुझे नहीं आती है, तो सबसे आसान होगा कि मैं उसी वाले नंबर को गायब कर दूं ताकि उसकी कैलकुलेशन ही मेरे लिए इजी हो जाए। इसके बाद 18 × 5 90 हो जाता है,
13 इंटू 8 104 हो जाता है और 2 इंटू 13 26 हो जाता है। अब मुझे लगता है मैथ्स बच्चों को आती होगी तो उन्हें पता है कि ये जो नेगेटिव डेटा है ये सारा ऐड होगा, ये पॉजिटिव डेटा ऐड होगा और आपस में सबट्रैक्ट होगा। तो चलो इन सबको ऐड कर देते हैं। तो समीशन ऑफ FI/DI जो बात करते हैं वो लिखने का तरीका देखें। तो 50, 40, 33 और 20 इनको आपस में ऐड करो तो 90, 110, 143 तो -143 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -143। और इनको ऐड करा जाए तो 100, 90, 190 और 20, 210 और इनको ऐड करोगे तो 220 तो प्लस का 220। अब जब आप इन दोनों को माइनस करने बैठोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा? कितना गैप आ रहा है? 0 में से 3 गया तो 7, 1 में से तो 1 में से नहीं जा सकता तो कैरी करोगे। 11 में से 4 गया तो कितना हो गया? 7 और कैरी करने के कारण यहाँ 1 हो गया था तो 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0। तो इनका जो गैप आया है वो आया है 77। क्लियर? तो इस डेटा का जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 77। अब यदि हम अज्यूम मीन वाले फॉर्मूले की तरफ चले तो अज्यूम मीन के लिए जो आपको करना है वो क्या है बच्चा? वो है A प्लस समीशन ऑफ FI/DI अपॉन समीशन ऑफ FI। तो अब आपने बोला था 25 एवरेज आना चाहिए था, यही था, पर उसमें 77 का एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आई है तो 77 और डेटा कितना था? समीशन ऑफ FI यदि हम करें तो कितना हो जाएगा? 5 + 8 13, 13 + 1 14, 14 + 10 24, 24 34 44 47 57 67 67 77 87 और 85 और 13 ऐड करोगे तो 98 और उसमें 2 ऐड करा तो 100। तो यहाँ पे समीशन ऑफ FI की यदि बात करें तो वो आ रहा है 100। क्लियर? तो यहाँ पर समीशन ऑफ FI कितना आ जाएगा बच्चा? 100। 25 प्लस इसको सॉल्व करोगे तो 0.77। तो एक्चुअली आप एवरेज जो मान रहे थे वो सही था अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा सा ही चेंज आया है। तो मीन आपका क्या निकल के आया? मीन वो आया 25.77। अच्छा, कोई कह सकता है सर जरूरी है कि इतना ही आएगा? बिल्कुल। अब आप क्या करो, इसको डायरेक्ट मेथड से कर लेना। यदि बच्चों को डर लगता हो तो वो सबसे बढ़िया बात है डायरेक्ट मेथड से जाए, बट डायरेक्ट मेथड में आप जाओगे तो आपको कैलकुलेशन बहुत भारी पड़ रही होगी बेटा। ठीक है? तो उस पॉइंट पर हम बचाने के लिए अज्यूम मीन करते हैं। ठीक है? तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है? तो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, इसके बाद हम स्टेप डेविएशन सीखते हैं। ठीक है? चलो, अब आ जाता है हमारा स्टेप डेविएशन वाला मेथड। अब आप कहोगे सर इस वाले मेथड में क्या है? तो इस मेथड में अज्यूम मीन तक तो जाना ही पड़ेगा, पूरा कैलकुलेशन नहीं करनी, पर अज्यूम मीन तक तो जाना है। तो अब मुझे लगता है हर बच्चे को आता है, तो फटाफट अज्यूम मीन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्लास के हिसाब से क्लास मार्क मतलब XI निकालेंगे और 10 + 15 का सम होता है 25 और उसका हाफ करेंगे तो 12.5 आएगा। इधर करेंगे तो 17.5 आएगा, इधर करेंगे तो 22.5 आएगा, इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27.5, इधर करेंगे तो 32.5, इधर करेंगे तो 37.5। बच्चा मेरे से कह सकता है कि सर आप इतनी जल्दी कैसे कर रहे हो? तो बेटा एक तो होती है प्रैक्टिस, एक होता है एवरेज पता होना। 15 और 20 का मिड वैल्यू 17.5 होता है, 20-25 का 22.5 होता है। ये हमारी कैलकुलेशन है जो बहुत साल से पढ़ाने के कारण आ जाती है। अब XI निकाल लिया, फिर आपने कहा सर अज्यूम मीन करना पड़ेगा, मैंने आपको समझाया। तो अज्यूम मीन में कौन सा डेटा सबसे ज्यादा गंदा लग रहा है? 5, 6, 8, 12, 6, 3, इन सब में सबसे गंदी टेबल मुझे 12 की लग रही है, बड़ी ज्यादा है। तो मैं इसी को अज्यूम मीन कर लेता हूं। तो यहां पे मैं लिख दूंगा अज्यूम मीन। अज्यूम मीन मेरा कितना आया है यहाँ पर? 27.5। अब इस हिसाब से मैं क्या निकालने बैठूंगा? DI। क्या निकालूंगा? DI कि कौन कितना ज्यादा है मेरे अज्यूम से। तो ध्यान से देखा तो 12.5 - 27.5। अब ये बताओ ये कितना आएगा? ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा बेटा? 15। कितना आ जाएगा? 15, और वो भी माइनस का, क्योंकि DI की वैल्यू क्या होती है? XI - A। तो -15 यहां आ जाएगा, -10 यहां आ जाएगा, -5 यहां आ जाएगा, 0 यहां आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 32.5 में से 27.5 घटाओगे तो 5 और ये 10। नॉर्मली बेटा ये गैप जो है ना ये हमेशा कॉमन रहता है, सेम रहता है ऊपर वाले क्लास मार्क के हिसाब से। यहाँ 5-5 का गैप है तो यहाँ भी 5-5 का है। पीछे देखो इस वाले क्वेश्चन में
ये वाले में 10-10 का था, तो यहाँ पर भी 10-10 का गैप आ रहा था। यदि आप इसमें लगाते अज्यूम मीन वाला मेथड तो उनमें भी 10-10 का ही गैप आ रहा होता। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखना। तो ये बात हो गई। अब डीआई निकल गया, बट आपने कहा पता नहीं क्यों बच्चे को किसी को डर लगा, उसने कहा सर मुझे तो ये भी बड़े लग रहे हैं। तो यहां पर नया मेथड इंट्रोड्यूस हुआ, स्टेप डेविएशन। क्या मेथड? स्टेप डेविएशन। तो अब डीआई से हम नई चीज निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं यूआई। ठीक है, ये यूआई क्या करता है, ये आपके डीआई को, जो डेविएशन आपने निकाल चुके हो, उसको किसी एक नंबर से डिवाइड करने की कहता है, ताकि आपका ये गिवन डेटा और छोटा हो जाए। ये गिवन डेटा कैसा हो जाए? और छोटा हो जाए। तो 15, 10, 5, 5, 10 ये सब किसी एक छोटे कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। वो क्या है? 5। मिनिमम, वो मैक्सिमम बड़ा से बड़ा नंबर जिससे सब डिवाइड हो जाए वो है 5। तो मैंने यहां पर जो h माना वो कितना मान लिया है? 5। इससे ये कितना हो जाएगा? -3, ये -2, -1, 0, 1 और 2। अब मुझे लगता है हर बच्चे को ये होगा 1, 2, 3 की टेबल तो आती है। तो अब यहां पर यूआई करने के बाद क्या करना है सर? यूआई करने के बाद आपको करना है जो आप हमेशा करते हो। पहले आप एक्सआई निकाल रहे थे तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर रहे थे, डायरेक्ट मेथड। डीआई निकाल के फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वो हो रहा था अज्यूम मीन। अब यूआई निकाल के उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा स्टेप डेविएशन। तो यहां पर अब जो निकालोगे आप वो निकालोगे यूआई एफ आई, और इस हिसाब से -3 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -15 आ गया। -2 को 6 से करोगे तो -12 हो गया। -1 को 8 से करोगे तो -8 हो गया। 0 को 12 से करोगे तो 0 हो गया। 6 को 1 से करा तो 6, और 3 को 2 से करा तो 6। ठीक है, इतना हो गया। अब समीशन ऑफ एफ आई यू आई निकालना होगा, जो हर बार का फॉर्मूला है वही है, एफ आई डी आई, एफ आई एक्स आई। तो यहां पर होगा एफ आई यू आई। तो समीशन ऑफ एफ आई यू आई निकाल लेते हैं। तो क्या कह रहा है? -15, -12 और -8 को जोड़ो, उधर के 12 में से घटा दो। तो ये -12 + 12 ये तो कैंसिल आउट ही हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से कितना हुआ? 15 और 8 -23। तो इन सब का एफ आई यू आई का जो सम आया वो कितना आया है? -23। अच्छा, दूसरी बात यदि हम देखें तो हमें समीशन ऑफ एफ आई हर फॉर्मूले में जरूरत पड़ती है, तो समीशन ऑफ एफ आई की भी बात कर लेते हैं। जोड़े इन सबको, 5 + 6 11, 11 + 8 19, 19 + 2 21 और 10 ऐड किया तो 31, 31 और 6 37 और 3 ऐड किया तो 40। तो इस वक्त जो हमारा समीशन ऑफ एफ आई आ रहा है वो कितना आ रहा है? 40। अब हम चलते हैं स्टेप डेविएशन के फॉर्मूले की तरफ। तो स्टेप डेविएशन से मीन निकालने का जो तरीका होता है वो होता है a प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। वैल्यूज पुट करोगे तो क्वेश्चन के हिसाब से आपने अज्यूम मीन कितना करा था? 27.5 प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आया है? -23। अब आप कहोगे सर ये -23 आया है, वैसे तो कभी नहीं आना चाहिए। तो बेटा आएगा। और h कितना माना था आपने? 5। ये बात ध्यान रखना कि ये समीशन ऑफ एफ आई यू आई कभी कभी नेगेटिव आ जाता है, और इवन समीशन ऑफ डी आई एफ आई डी आई जो है वो भी कई बार नेगेटिव आ सकता है। अब ये क्यों आता है? इसका मेन लॉजिक ये है बेटा कि जो आपने आंसर अज्यूम करा ना, ये अज्यूम मीन में 27.5, एक्चुअली ये नहीं था, ये इससे थोड़ा छोटा था और आपने ज्यादा मान लिया, तो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली उसको नेगेटिव ले जाएगी ताकि वो सही जगह पहुंच जाए। यदि आप इसकी जगह 22.5 मानते हैं तो वो आपको पॉजिटिव कैलकुलेशन देता, क्योंकि आपने जो माना वो छोटा है, अभी थोड़ा और ज्यादा डेटा बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पर नेगेटिव आना कोई गलत बात नहीं है, बस इतना सा है कि आपने जो मीन अज्यूम किया था, जो आपका दिमाग कह रहा था, वो थोड़ा सा ज्यादा अज्यूम हो गया, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, बच्चों का नेगेटिव और पॉजिटिव आ सकता है। अब कैलकुलेशन क्या करनी है? 27.5 माइनस 5 से 40 को काट देंगे 8 टाइम, तो -23/8। सिंप्लीफाई कर दो इसको तो 27.5 माइनस 8 2 = 16, कितना बचेगा हमारा? 7, तो 7 0 70 हो जाएगा। कितने बार जाएगा? 8 8 = 64, 8 8 = 64। इसमें कितना बचेगा? कितना हो जाएगा? 6, तो 6 60 बन जाएगा। इस हिसाब से 8 8 कितना हो जाएगा? सॉरी बच्चों, 8 7 = 56, 8 7 = 56, सॉरी, सही है।
और फिर बचेगा 56 के हिसाब से 4, तो 40 बन जाएगा, 8 5 जा 40। तो एक्चुअली आप जो है 27.5 से 2.875 थोड़ा सा आगे निकल गए थे। अब आपको इसको माइनस करना होगा, तो क्या करना होगा, आप साइड में करना पड़ेगा। 27.500 में से आप माइनस करेंगे 2.875। यहां से एक बात और समझा देता हूं, माइनस करते टाइम या ऐड करते टाइम डेसिमल्स के वैल्यूज को कई बच्चों को नहीं पता, इसलिए सबसे पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया करो, फिर डेटा को अपने आप अरेंज हो जाता है, अदरवाइज आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। चलो, तो यहाँ माइनस होगा क्योंकि बीच में माइनस है, तो 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2, 4 में से 8 नहीं जा सकता तो 14 में से 8 जाएगा तो यहाँ जाएगा 6। इस हिसाब से यहाँ 6 हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4 और यहाँ 2। तो आपका जो मीन आएगा वो आएगा आपका 24.625, जो कि आप थोड़ा सा ज्यादा चले गए थे अज्यूम मीन में, तो इसलिए आपको थोड़ा सा पीछे आना पड़ा। यदि आप 22.5 मानते तो ये पूरी कैलकुलेशन पॉजिटिव चल रही होती और यहाँ पर आपको ऐड करना होता। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगा, तो आपको जरूरत भी नहीं है पता करने की, आपके दिमाग में जो आता है वो कर लीजिए, जरूरी नहीं आप यही करते, आप इन दोनों में से मतलब इस सारे में से कोई सा भी डेटा ले सकते थे। सबका आंसर पूरी क्लास से आप ये क्वेश्चन करवाइए, अलग अलग बच्चे को अलग अलग टास्क दीजिए कि आप 12.5 से कीजिए, आप 17.5 से कीजिए, आप 22.5 से कीजिए, सबका आंसर सेम हो जाएगा, कैलकुलेशन एरर नहीं होनी चाहिए, सबका आंसर सेम आएगा। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या अज्यूम किया था। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। आपको उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, आपको पढ़ने में हमारे साथ मजा आ रहा होगा। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ठीक है, बने रहिए ईडी अकेडमी के साथ और पढ़ते रहिए हमारे साथ। थैंक यू।